सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी पर और समझने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी क्यों चर्चा में बना हुआ है। टीवी से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह बांग्लादेश की इकोनॉमी और प्रति व्यक्ति उसके जीडीपी की चर्चा हो रही है। तो समझेंगे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होता है, बांग्लादेश की इकोनॉमी है क्या, कैसे रन कर रही है और क्यों चर्चा में बनी हुई है। थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे बैकग्राउंड के साथ। ये देखिए, यह आपका एक छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसको एक और मैप्स के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यह इंडिया का पुराना मैप है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। इसको बांग्लादेश के मैप से है अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये देखिए, आपको इस डायरेक्शन में और तीन तरफ से इंडिया के साथ इसकी बाउंड्री जो है कि साझा होती है। टेक्स्ट के माध्यम से, थोड़ा सा बैकग्राउंड के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। इसकी सीमाएं उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ तथा दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ लगती हैं। इसकी सीमाएं 1947 में भारत के विभाजन के दौरान निर्धारित की गई थीं और इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी गई थी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी जो पाकिस्तान जो बने थे, उनके बीच की जो भौगोलिक दूरी थी वह लगभग 1600 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पर बात केवल भौगोलिक दूरी की नहीं थी, अर्थात एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान को कंट्रोल करने की नहीं थी, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो जातिगत और भाषागत दूरी थी वह भी बनी हुई थी। अर्थात जो जातिगत संरचना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की थी या जो भाषाई विविधता थी वो काफ़ी अलग थी और इसके वजह से कई तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान की जो तत्कालीन सरकार के अन्याय के विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक रक्त रंजित युद्ध के बाद एक जो है कि स्वाधीन और स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की स्थापना हुई और उसका नाम रखा गया बांग्लादेश। आपको पता है कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को कर दी थी, लेकिन जो विजय दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। और यह जो हो पाया उसमें भारत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। कुल मिलाकर बांग्लादेश एक देश बन चुका है और जब यह देश बन चुका है तो यहाँ के बाद जो भी इसकी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आए, जो भी इन्होंने अपनी की इकोनॉमी में जो चेंजेस किए, जिसके वजह से आज यह इकोनॉमी चर्चा में बनी हुई, उसको हमें समझना होगा। बांग्लादेश विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है और विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका जो स्थान है वह 8वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो स्थान है वह छोटा है, 93वां स्थान इसको प्राप्त होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह जो देश है वह बाढ़, चक्रवात और अनेक प्रकार की मौसमी आपदाओं का सामना करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इस देश के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन देश वही अच्छा माना जाता है जो अनेक चुनौतियों से उबरते हुए अपने आप को आगे ले। हम जापान का हमेशा एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? क्योंकि जापान भी क्या करता है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करता है, बावजूद वह डट कर पूरे विश्व का नेतृत्व भी करता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है जो बांग्लादेश की, वो विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। वर्ष 2020 के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जो जीडीपी का जो आकार था नॉमिनल टर्म में अगर देखें तो वह 39th पोजीशन पे था, लेकिन ट्रिपल पी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो इसका 30वां स्थान प्राप्त होता था। वर्ष 2019 की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार यह विश्व के 7 सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राष्ट्रों में शामिल किया गया और ये विश्व के सबसे तेज जो देश ग्रोथ कर रहे थे उनमें शामिल था। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं
कि जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें हम ग्रोथ को लेंगे, अर्थात जीडीपी में कितनी % की वृद्धि हुई। यहां विकास से हम इसको नहीं जोड़ेंगे। समृद्धि और विकास में अंतर होता है। समृद्धि का मतलब क्या है कि जीडीपी ने इस साल जो है कि 10% की ग्रोथ की, अगले साल 15 जो है कि % की, उसके बाद हो सकता है 20% की। लेकिन इससे यह निर्धारित नहीं होता है कि वहां के लोगों का जीवन स्तर भी बदला। होता क्या है कि जब समृद्धि के साथ साथ जो सामाजिक असमानताएं हैं, शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जब वह बिल्ड होते हैं तब हम कहते हैं उसको विकास। तो जब भी अब हम इसकी चर्चा करेंगे तो समृद्धि के संदर्भ में ही करेंगे। यहाँ की जो प्रमुख जो है कि आधार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के आधारभूत जो क्षेत्र हैं वह है रेडीमेड गारमेंट्स, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं। जैसे भारत के कुछ लोग जो है कि बाहर रहते हैं, काम करने जाते हैं, उनको जो भी आय प्राप्त होती है उसका एक हिस्सा वह भारत भेजते हैं। ठीक इसी तरह से बांग्लादेश के बहुत से लोग बाहर रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं। तो इनकी आय, इनकी अर्थव्यवस्था में उसका भी योगदान है। ठीक इसी तरह से यहाँ की जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि है वो भी सकारात्मक देखी जाती। कारण ये है कि पूरा जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, आपने देखा होगा नदियों का जाल है, काफ़ी यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है और इसके वजह से उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि भी ठीक दिखाई देती। यहाँ पे जो औद्योगिकरण हुआ है उसके केंद्र में रखा गया है निर्यात आधारित जो है कि औद्योगिकरण, अर्थात ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना जिनका हम निर्यात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो समुद्री उत्पाद होते हैं, अर्थात मछली और उनसे जुड़ी चीज़, उनका भी प्रोडक्शन यहाँ पे खास तरह से किया जाता है, खासकर बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। यहाँ पर जो लेदर के सामान हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टील और खाद्य प्रसंस्करण के जो क्षेत्र हैं, उसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था ने काफी अच्छा किया है और इसी के वजह से इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी देखने को मिलती। सरकार ने यहाँ डिजिटल बांग्लादेश की स्कीम के तहत यहाँ के जो उत्पादनकर्ता हैं उनके सामानों के व्यापार को बढ़ाया है, उनको डिजिटली जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे जो भी प्रोडक्शन होता है वह घरेलू और बाहरी मार्केट में बेचना आसान हो जाता है। चावल, जूट, मक्का, सब्जी, मुर्गी पालन पर यहाँ पर खूब ध्यान दिया गया है। और ये अगर देखेंगे तो यह वह इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं जो क्या करते हैं, गरीब और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको रोजगार प्राप्त करते हैं। तो इनके वजह से क्या हुआ है कि जो भी ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ शहरों में केंद्रित नहीं रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिला हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मजदूरी की दर है वह भी बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, जो लेबर कॉस्ट है जब वह कम होता है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी चीज का वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लेते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे 2 एम्प्लॉय की जरूरत है, दोनों एम्प्लॉय कहते हैं कि हमें 1,000 रुपए चाहिए, तो इस मार्कर की कीमत कुछ और होगी। अगर वो कहें कि नहीं हमें क्या करिए 200 रुपए दे दीजिएगा पर डे का और तब हम इस मार्कर का प्रोडक्शन करें तो कीमत क्या हो, कुछ और हो। तो होता क्या है कि यहाँ पर चूंकि लेबर की कॉस्ट कम है इसलिए प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है और इस वजह से यहाँ के जो उत्पाद होते हैं वह अपेक्षित रूप से सस्ते हो जाते हैं और सस्ते होने के कारण क्या होता है, इनका निर्यात होता है। निर्यात होने से क्या होता है, आपको आपका जो बाजार है उसको मार्केट मिलता है और साथ ही साथ आपके पास विदेशी मुद्रा आती है और विदेशी मुद्रा जब आएगी आपको व्यापार में लाभ होगा तो आप क्या करेंगे और उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पैसा होता है। यहाँ पे एक बड़ी चीज ये भी है कि यहाँ पे जो महिला कार्य सहभागिता दर है, अर्थात यहाँ पर जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन का रेट है वह कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2019 में जो महिला कार्य सहभागिता दर है वह लगभग 36.26% हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत से तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत का जो यहाँ पे महिला कार्य सहभागिता दर हमारे यहाँ पे है वह क्या है,
20.7%। वहीं अगर बांग्लादेश से तुलना करें तो बांग्लादेश की कंडीशन ठीक दिखाई। अब समझिए कि हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स है उसमें क्या है कि जेंडर गैप एक दिखाई देता है। यहाँ की जब महिलाओं को रोजगार मिला है तो उन्होंने क्या किया, इसका यूज किया है और इसके वजह से आर्थिक क्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी। हमारी इकोनॉमी के संदर्भ में कई लोगों ने कहा है कि यदि हम अपनी महिलाओं को लगभग 40% महिलाओं को कार्य के क्षेत्र में जोड़ते हैं, हमारे यहाँ जो महिला कार्य सहभागिता दर है इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी क्या होगी, डबल डिजिट में हो जाएगी, अर्थात 10, 11, 12% हमारी ग्रोथ रेट भी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण हुआ है। अगर वैश्विक औसत देखें तो आपको पता चलेगा 51.96% महिलाएं क्या करती हैं, कार्य करती हैं। उसकी तुलना में अर्थात वर्ल्ड की तुलना में भले ही क्या हो, जो बांग्लादेश में महिला कार्य सहभागिता दर कम हो, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि इंडिया और जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनसे इनकी महिला जो कार्य सहभागिता दर है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ हुआ क्या है कि जब महिला कार्य सहभागिता दर बढ़ेगी अर्थात महिलाओं की कार्य में भागीदारी बढ़ेगी तो उनके लिए कुछ जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी अच्छे सिद्ध हुए हैं। जैसे यहाँ पे जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, तो जो कपड़े बनाने, तो आपको वहाँ पे बहुत से ऐसे कॉलोनी मिलेंगे कि हर घरों में कपड़ा बनता है, भारत में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर गारमेंट्स इंडस्ट्री में महिलाओं का अनुपात ठीक दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से जो लेदर के सामान बनते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के सामान बनते हैं, या फिर जो कृषि से जुड़े हुए सामान हैं, उनमें महिलाओं का जो अनुपात है वह ज़्यादा है और इसी की वजह से इस क्षेत्र ने भी क्या किया है, अपना विकास किया। यहाँ पर जो जहाज निर्माण और जहाज को तोड़ने का कार्य है उसमें भी वृद्धि हुई है। जहाज बनाने का मतलब है कि आप नए जहाज बनाते हैं, उसमें भी ये देश अच्छा कर रहा है। और साथ ही साथ जो पुराने जहाज होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और उनको फिर जो है कि प्रोसेसिंग किया जाता है, कई तरह के उसको कबाड़े निकाले जाते हैं। तो शिपिंग ब्रेकिंग का जो शिप ब्रेकिंग का कार्य है वो भी अच्छा करता है। यह देश जो है कि इस मामले में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कदम ताल करता है। मतलब इसने अपनी इकोनॉमी के क्षेत्र में इस शिपिंग ब्रेकिंग को, जो शिप ब्रेकिंग का कार्य है, इसको भी अच्छा किया है। यहाँ पर 4 सरकारी बैंक हैं और 39 प्राइवेट बैंक हैं और 9 यहाँ पर विदेशी वाणिज्यिक बैंक हैं। इनके वजह से इस बांग्लादेश ने क्या किया है, इनके माध्यम से जो वित्तीय प्रवाह है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास किया गया। अब देखिए, एक इस चीज को एक तरह से समझिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास तुलनात्मक रूप से पहले से ही रोजगार है और फिर उनको रोजगार के लिए पैसा चाहिए और पैसा सरकार क्या करे, वित्त उपलब्ध करवा दे। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर चूंकि मजदूरी दर भी क्या है, कम है, तो यह लोग क्या करेंगे, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया जो उद्योग लगाएंगे और एक नई फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, पूरा एक साइकिल चलता है और इस साइकिल की वजह से यहाँ की इकोनॉमी ने क्या किया है, अच्छा योगदान किया है। हाल के समय में बांग्लादेश में जो विदेशी निवेश है वो भी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पे सूचना आई थी कि कुछ जापान की कंपनियों ने चीन को छोड़कर अपनी जो कंपनियां हैं बांग्लादेश में स्थापित की हैं। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश जो है कि वर्तमान समय में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और यहाँ का जो कपड़ा निर्यात है सालाना जो है कि 15 से लेकर 17% तक जो है कि ग्रोथ कर रहा है। अर्थात हर साल 15 से लेकर 17% तक ग्रोथ देखी जा रही है। और इसी के कारण देखिए, छोटा सा देश है लेकिन चीन के बाद जो है कि कपड़ा उद्योग में सेकंड स्थान यह रखता है। इसकी जो वर्तमान कीमत है कपड़ा इंडस्ट्री की वो लगभग 37 अरब है, लेकिन वो जो बांग्लादेश है इसको बढ़ाकर वह 2021 तक 50 अरब डॉलर का करना चाहता है। आपको जो मैंने डेट बताया तो उसके हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा और उसी के तहत वह चाहता है कि तब तक क्या हो जाए, जो कपड़ा इंडस्ट्री का योगदान है वह 50 अरब डॉलर तक प्राप्त कर। तो इनके जो टारगेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं।
और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर जो कारण बताए उनके वजह से कुछ कारण और बता रहे हैं, इनके वजह से अच्छा रन करे। पहला कारण ये है कि इसको विकासशील अर्थव्यवस्था का दर्जा अभी भी अधिकांश देशों के द्वारा दिया गया। तो विकासशील अर्थव्यवस्था का दर्जा होने का मतलब ये है कि जब भी इनके उत्पाद अमेरिका, किसी अन्य दूसरे कनाडा या फिर अन्य देशों में जब जाएंगे तो वहाँ पे जो टैरिफ लगेगी वह टैरिफ क्या होगी, कम लगेगी, अर्थात उन पर जो आयात शुल्क लगाया जाएगा कम लगाया जाए। भारत के संदर्भ में हर जगह भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था माना भी जाता है तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का जो लाभ भारत को मिलना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता। क्योंकि बांग्लादेश छोटा देश है, विकासशील अर्थव्यवस्था हर देशों के द्वारा माना जाता है, इसके वजह से इसके जो निर्यात होते हैं उन पर जो लगने वाला शुल्क होता है, जो दूसरे देश लगाते हैं जिसको आयात शुल्क बोलते हैं, वो कम होता है, और इसके वजह से भी इनकी जो इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही। साथ ही साथ यहाँ की जो आर्थिक नीतियों के संदर्भ में एक मत दिखाई देता है, हमारे यहाँ नहीं है। जैसा कि हमने अपना जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है कि हम कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, कुछ हम सुधार करने का प्रयास करते हैं, दूसरे तरफ क्या होता है, रैली निकलने लगती है, जो है कि नारे लगने लगते हैं और धरना प्रदर्शन हो। यहाँ पर इस संदर्भ में देखेंगे तो इकोनॉमी की जो पॉलिसी के संदर्भ में एक मत दिखाई देता है, और किसी भी राष्ट्र को अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बूस्टअप करना है तो इस संदर्भ में कार्य करने की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया, महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ के कपड़ा उत्पाद और कुछ अन्य जो उत्पाद हैं इनकी जो मार्केट वैल्यू है ये भी काफ़ी अच्छी, अर्थात इन्होंने ब्रांडिंग पर भी काम किया है, ब्रांड को मेंटेन किया है, और ब्रांड होने की वजह से, मार्केट वैल्यू अच्छे होने की वजह से इनके उत्पाद जो है कि अफ्रीका से लेकर एशिया अन्य क्षेत्रों में अच्छी खासी जो है कि डिमांड रखते हैं। बांग्लादेश की जो सरकार है इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर भी अधिक खर्च किया है। इन सभी वजहों से क्या हुआ है, यहाँ का जो ह्यूमन इंडेक्स है या फिर जो मानव विकास सूचकांक है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और इन सभी वजहों से यहाँ का जो ह्यूमन स्किल है वह बड़ा है, और ह्यूमन स्किल बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों में रोजगार और रोजगार के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाने की जो भावना है वह प्रबल हुई है, और उसका असर यहाँ की इकोनॉमी में देख सकते हैं। वर्ष लिखा हुआ है और जीडीपी की समृद्धि दर लिखी हुई है। इसको अगर देखेंगे वर्ष 2019 में इनकी जीडीपी का ग्रोथ 8.1% और 2018 में 7.9। अगर यह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 6% या उससे ज़्यादा की हर साल ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखाई देती है, और इसी के वजह से कोरोना के काल में भी इनकी जीडीपी जो है कि प्लस में बढ़ रही है, अर्थात यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ नहीं देखी जाए। हाल ही में आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस साल बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी वह भारत से जो है कि आगे रह सकती है, ज़्यादा रह सकती है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि जो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी है वह भारत से अधिक रह सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, तो भारत से अधिक रह सकता है। इस अनुमान के अनुसार बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वह 1888 डॉलर रह सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वह 1877 डॉलर रह सकती है। लगभग जो है कि 11 डॉलर का आपको अंतर यहाँ पर दिखाई देगा। प्रश्न आएगा कि आखिर प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब किसी देश के प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला उत्पादन है। आसान संदर्भों में हम समझाते हैं। मान लेते हैं यह एक देश है, इस देश के द्वारा जो भी एक वर्ष में उत्पादन किया जाता है इसको बोलते हैं हम जीडीपी। अब इस जीडीपी मान लेते हैं इसकी जो रकम है वह 100 रुपए का आया, अर्थात 100 रुपए का उन्होंने उत्पाद और सेवा का क्या किया, उत्पादन किया, वस्तु बनाया, सेवा बेचा, 100 रुपए इन्होंने प्राप्त किए। तो अब फिर देखेंगे आखिर 100 रुपए का इन्होंने उत्पादन किया है
तो आखिर लोग कितने हैं? तो अगर इसमें क्या होगा, 20 लोग होंगे तो इनको 20 से भाग दे देंगे, अगर 10 लोग होंगे तो 10 से भाग दे देंगे, अगर यहाँ पर 100 लोग होंगे तो 100 से। मतलब होता क्या है कि देश की जीडीपी में जब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कुल जनसंख्या का, तो जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी। इससे होता क्या है, पर कैपिटा जीडीपी से होता क्या है, इससे यह पता चलता है कि जो देशों की तुलना है वह आसान हो जाती है। जैसे अगर हम संदर्भ में कहें कि मान लेते हैं कि दो देश हैं, कौन कौन से, मान लेते हैं भारत और बांग्लादेश को ही लेते हैं। अगर यह एक देश ए है, भारत और बांग्लादेश को नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों का सेंटिमेंट्स गलत सोच लेते हैं लोग। तो देखिए ये क्या है, एक देश ए है, एक देश बी है। हम ये कहते हैं कि ये देश का जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है, इसकी ग्रोथ रेट हमेशा अच्छी रहती है। अर्थात यहाँ का अगर 100 लोग हैं और वह क्या करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, तो हर व्यक्ति के हिस्से में जो उत्पादन से प्राप्त राशि अधिक आती, तो ये अच्छी कंडीशन है। अब वहीं अगर बी की बात करें तो यहां पर भी अगर हैं 100 ही लोग, लेकिन इनका प्रति व्यक्ति जीडीपी अगर कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहां के जो लोग हैं वह अपने पूरे स्किल का यूज नहीं कर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पर व्यक्ति जो जीडीपी का जो रेशियो है, जीडीपी जब अच्छा रहेगा, तो इसको हम विकास का एक पैमाना भी मानते हैं। विकास का पैमाना इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार जब अधिक लोगों को मिला होगा तो अधिक उत्पादन करेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे तो पूरे देश के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन ज्यादा होगा, और पूरे देश के द्वारा जब किए जाने वाला उत्पादन ज्यादा होगा तो उसी उत्पादन में जब जनसंख्या का भाग देंगे तो सबके हिस्से में अधिक पैसा आएगा। तो कहा जाता है कि अगर किसी देश में रोजगार ज्यादा होता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होती है, ज्यादा होती है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, लोगों की उत्पादकता का अनुमान लगता है। अर्थात अगर दोनों ही देशों में 100 लोग हैं, लेकिन एक देश के लोग दूसरे देश की तुलना में अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, उनकी उत्पादकता ज्यादा है। तो कई चीजों को यह जो आपका प्रति व्यक्ति जीडीपी है यह निर्धारित करता है। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर कहीं यह नहीं कहा गया है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो भारत से बड़ी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अंतर है। यहां पर ध्यान देना आवश्यक, जो भी आंकड़े दिए गए हैं ये किसके संदर्भ में, जीडीपी के आकार के संदर्भ में नहीं दिए गए, बल्कि जो प्रति व्यक्ति जीडीपी का एक जो वृद्धि है उसके संदर्भ में दिए गए। जैसे इसको और क्लियर करें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो उसका आकार है फिलहाल लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, वहीं भारत की इकोनॉमी का जो आकार है वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर का है। अर्थात हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकार है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से 11 गुना अधिक है। अब प्रश्न आएगा कि फिर हमारा जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वह कम क्यों है। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारी जनसंख्या है वह ज़्यादा है, और जब जनसंख्या हमारी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं फिर से ए और बी एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने भी 100 रुपये ही का प्रोडक्शन किया, बी ने भी 100 रुपये का प्रोडक्शन किया, ए की जनसंख्या 100 रुपये है तो क्या होगा, एक आएगा। अगर यहाँ पर जो बी है इसने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया लेकिन यहाँ पर जनसंख्या 10 ही है तो क्या हो, तो कुल मिलाकर हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, उसके वजह से क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में जो है कि बांग्लादेश इस फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर में आगे निकल गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमेशा वैसा रहने वाला। और सबसे खुशी की बात यह है कि बांग्लादेश या भारत के पड़ोसी देश जब ऐसी ग्रोथ दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके साथ हमारी व्यापार की संभावनाएं ज्यादा। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है वह माइनस में 10.3% रह सकती है, जबकि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है कि 3.8% की दर से आगे बढ़ सकती है। बांग्लादेश की जो जनसंख्या है वह कम है और इसी के वजह से इनकी जो प्रति व्यक्ति जीडीपी का जो अनुपात है वह ज़्यादा हो गया है, और इनकी जो जनसंख्या है वह 16 से 17 करोड़ है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है वह बांग्लादेश की जनसंख्या से 8 से 9 गुना है। आईएमएफ के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में जो लंबा लॉकडाउन लगाया गया उसका भी असर हमारी अर्थव्यवस्था पर खराब हुआ है। एशिया में कोरोना का सबसे
सबसे अधिक जो निगेटिव इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है वह इंडियन इकोनॉमी पर ही दिखाई देता है और इसी के वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने -23.9% की गिरावट दर्ज की। वहीं बांग्लादेश में जो लॉकडाउन हमारे तरह नहीं लगाया गया था बल्कि वहां पर अवकाश रखा गया जो कि मई तक था, अर्थात यह कहा गया था कि छुट्टी है, आप घर पे रहिए, लॉकडाउन नहीं लगाया गया जैसा हमारे यहाँ लगाए, तो उसका भी असर यहाँ की इकोनॉमी पर अच्छा रहा। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम उसको सही से डील नहीं कर पाए। तो यह तो था कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी जिन कारणों से चर्चा में बनी, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश के कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं जो यह बताते हैं कि यहाँ की जो ग्रोथ हुई है वह ठीक दिशा में बढ़ रही। कैसे? भारत की जीवन प्रत्याशा जो 69 ईयर है, यहाँ की अगर जीवन प्रत्याशा देखेंगे तो 72 ईयर दिखाई दे। यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वह 2.0 है, जबकि भारत की जो फर्टिलिटी रेट है 2.2 है। हम इसको सतत रूप से 2.1 लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी ला नहीं पाए। शिशु मृत्यु दर में अगर देखें तो जो है कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार वो 28.3 है, बांग्लादेश में 25.6। हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी ने खराब ग्रोथ किया है। इंडियन इकोनॉमी पर क्या हुआ है, कोरोना का असर ज़्यादा हुआ है और इंडियन इकोनॉमी जो है कि निगेटिवली काफ़ी प्रभावित हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडियन जो जीडीपी का आकार है वह 2.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। तो आने वाले समय में जैसे ही हम थोड़ा सा भी अच्छा प्रयास करेंगे, हमारी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सोशल इंडिकेटर्स हैं इस पर भी हमें ध्यान देना होगा और साथ ही साथ बांग्लादेश ने एक छोटा सा जो देश है, जिस तरह से उसने इकोनॉमी के उन चीज़ों की पहचान की जिससे वह देश अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि छोटा सा देश हमें बता रहा है कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। बांग्लादेश में जो शहरी आबादी है वह 37.4% है, हमारे यहाँ की 34.5 है। बांग्लादेश पर जहां उसकी आय का 18.2% विदेशी कर्ज है, वहीं भारत में पिछले साल जो यह अनुपात था वह 19.3% था। अर्थात जो जीडीपी का जो डेब्ट रेशियो है वह भी क्या है, बांग्लादेश का अच्छा। अब देखिए जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने ये जो बूस्टअप दिखाया है उसका क्या क्या असर होगा। तो बांग्लादेश का जो कद है दक्षिण एशिया में बढ़ेगा। अभी तक अगर हम दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देशों का नाम लेते थे तो भारत के बाद क्या आता था, पाकिस्तान का नाम आता। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को रिप्लेस करके बांग्लादेश उसका स्थान ले सकता है। वह पाकिस्तान का प्रतिद्वंदी राष्ट्र बनकर उभरेगा और साथ ही साथ जो एशिया की एक क्षेत्रीय पहचान है इसको मजबूत करेगा। अगर हम एशिया की क्षेत्रीय पहचान की बात करते थे तो एक संघर्ष दिखाई देता था भारत और पाकिस्तान का, लेकिन अब क्या होगा, एक सहयोग भी दिखाई देगा कि भले ही पाकिस्तान कुछ भी करता रहे लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका जो है कि अन्य देशों के साथ भारत अच्छा कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश का जो संबंध है वो भी मजबूत होगा और जो बांग्लादेश है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कद है वो भी बढ़ेगा। यहाँ की जो मुद्रा है वह डॉलर के सापेक्ष क्या होगी, मजबूत होती जाएगी, जिससे यहाँ की इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ की जो डॉलर की अभी $1 की कीमत है वह 85 बांग्लादेशी टका है, आने वाले समय में और अच्छी हो सकती है। पाकिस्तान इकोनॉमी की कंडीशन अगर डॉलर के सापेक्ष देखेंगे तो काफ़ी जो है कि खराब है। लगभग $1 के लिए 119 समथिंग जो है कि पाकिस्तानी जो मुद्रा है वो आपको देनी होती है। सार्क को अब क्या होगा, अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा बांग्लादेश के माध्यम से, और बांग्लादेश की जो समृद्धि है इसको उदाहरण के रूप में भारत जो है कि कोट करके और भारत दिखा के सभी देशों से कह सकता है कि हमें भी इसी प्रकार सभी देशों का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरह हर जगह काम रोकने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान क्या होगा, कमजोर पड़ सकता है, बांग्लादेश क्या कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए जो बांग्लादेश का जो इंपॉर्टेंस है, जैसे वह पाकिस्तान को देखते आए हैं, अब वो जो है कि बांग्लादेश को भी आने वाले समय में देख सकते हैं। बांग्लादेश के विकास और उसके साथ होने वाले व्यापार के माध्यम से भारत भी अपने उत्तर पूर्व में जो विकास की गति है उसको बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी
में और अच्छा हो सकता है अगर हम बांग्लादेश को एक उदाहरण के रूप में देखें और साथ ही साथ यह समझें कि जनसंख्या को कैसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम जो है कि अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र का हो या फिर जो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ फिर से मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इंडिया की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। मैंने ऐसा कहीं नहीं बताया। मेरा उद्देश्य यह है कि बांग्लादेश जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने बहुत शानदार तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। जो लास्ट ईयर के उसके ग्रोथ रहे हैं, उनको देखकर हमें आगे बढ़ने की और उससे भी सीख लेने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।